हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग इलेक्ट्रिक के लेक्चर में देखिए अल्टरनेटिंग करंट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये खत्म होने के बाद आपका जो लेक्चर है वो आधा लगभग खत्म हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक का। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। देखिए क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में फ्लो करता है अगर, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट की डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। ठीक है, और करंट दो तरह की होती हैं, एक अल्टरनेटिंग, एक डायरेक्ट करंट। मेनली यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, ध्यान देना, करंट का सेंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट से है। ठीक है, तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। अ करंट इन विच, ये डिफिनीशन है इसकी, देखिए, इन विच द डायरेक्शन as well as its magnitude, a current in which the direction and as well as its magnitude, the current in which the direction as well as its magnitude vary periodically with time is called alternating current। ध्यान दीजिएगा, ये कोई भी करंट हो उसके लिए डेफिनेशन है, पर यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के सेंस में पढ़ रहे हैं। करंट यानी फ्लो ऑफ सम मटेरियल या मैटर, किसी भी मटेरियल का फ्लो हो रहा हो, उस फ्लो को हम लोग एक करंट नाम दे सकते हैं। जैसे वाटर का फ्लो हो रहा हो तो वाटर करंट हो गया, या हीट का फ्लो हो रहा है तो हीट करंट हो गया। ठीक है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेंस में है, पर ये डिफिनीशन जो लिखी गई है आपकी अल्टरनेटिंग करंट की, ये सब पर लागू हो सकती है। ठीक है, अ करंट इन विच द डायरेक्शन एज वेल एज its magnitude vary periodically with time is called alternating current। ठीक है, देखिए each period is said to be is said to consist of each period is said to consist of one cycle of current for one half cycle for one half of the cycle the current is mostly or entirely positive। देखिए each period is consist of one
साइकिल ऑफ करंट, हर एक पीरियड में एक साइकिल होगी, वो भी पूरी कंप्लीट। फॉर 1/2 ऑफ द साइकिल द करंट इज इंटायरली पॉजिटिव, और दूसरा फॉर द अदर half of the cycle current is entirely negative। ठीक है, देखो, each period is said to consist of one cycle of current। for 1/2 of the cycle current is entirely positive, for other half of the cycle current is entirely negative। ठीक है, the waveform of the alternating current is shown in figure। देखिए इसका वेव फॉर्म कैसे दिखता है करंट का। जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट होती है उसका वेव फॉर्म कैसा दिखता है, देखो करंट एक तरीके की वेव ही होती है, ठीक है, ध्यान दीजिए। नॉर्मली करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसको हम बोलते हैं वेव फॉर्म ऑफ द करंट। और उसका वेव फॉर्म कैसा है वो देखो क्या है। अगर ये मान लो साइनोसॉइडल ग्राफ फॉलो कर रहा है तो फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल के लिए पॉजिटिव और सेकेंड हाफ के लिए निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर से निगेटिव, कुछ इस तरह से या फॉरवर्ड मोशन करेगा, ठीक है, या फॉरवर्ड मूव करेगा। यहाँ पे देखो इस एक्सिस पर हम लोग एंगल दिखाएंगे या टाइम, जिसके रिस्पेक्ट में करंट का अमाउंट बदल रहा है, और इस एक्सिस पे उसका मैग्नीट्यूड होगा टाइम डिपेंडेंट मैग्नीट्यूड IT। ठीक है, ये हो गई ओरिजिन। और इस जो ग्राफ ये बना है इसको कुछ इस तरह से फंक्शन के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो 1 साइकिल क्या होगी, यहाँ पे करंट जो है इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है, यहां से हम जाएंगे और उसी पोजीशन पर दोबारा पहुंच जाएं। ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्लीट 1 साइकिल। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे कंप्लीट या 1 साइकिल इसको बोलेंगे। ठीक है, यानी जिस पोजीशन से हम लोग ट्रेवल करना स्टार्ट किए एक फिक्स टाइम के बाद उसी पोजीशन पर पहुंच जाएं, फिर उतना ही समय लगेगा यहां पर पहुंचने में। ठीक है, तो उसको जो फिक्स टाइम है पीरियड है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, जो फिक्स टाइम इंटरवल है एक कंप्लीट साइकिल के लिए उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और ये जो करंट है ये साइनोसाइडल ग्राफ फॉलो कर रही है, और साइन फंक्शन का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कैसे ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई हुई है यहाँ पर I0, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू -I0 है। ये इसका जो मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम और मिनिमम का यही एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, यानी जो मैक्सिमम पीक वैल्यू आई हुई है करंट की उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, वो इस पोजीशन पर लिखा जाएगा। यहाँ पर वो फंक्शन लिखा जाएगा जिसको ये करंट फॉलो कर रही है, और ओमेगा टी आपका एंगल है। ठीक है, ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ध्यान दीजिएगा, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है,
आई नॉट यहाँ पर एम्पलीट्यूड है या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, ये हो गया साइनोसाइडल ग्राफ। एक और हो सकता है अल्टरनेटिंग करंट में, जिसको बोले कोसाइनोसाइडल, यानी कोसाइन को फॉलो करे कुछ इस तरह से। देखो यहां पर आपका टाइम होगा इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर करंट का अमाउंट होगा, और ये वैल्यू मैक्सिमम आई नॉट की होगी और ये वैल्यू मिनिमम आई नॉट की होगी माइनस। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। देखो ध्यान से, यहाँ पे टाइम जब t इक्वल टू 0 है, अगर ये ग्राफ जो है इस फंक्शन से बनाया गया हो, किस फंक्शन से, कोसाइनोसाइडल फंक्शन, यानी टाइम डिपेंडेंट करंट जो है आपकी आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू कॉस ओमेगा टी हो। ठीक है, ध्यान दो, अगर इस तरह से हो तब क्या होगा, t इक्वल टू 0 पर देखो ये वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी और ये आई नॉट आएगा मैक्सिमम, यानी टाइम t इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी करंट की। और यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 पर देखो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, आई नॉट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यानी ये 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, यही अंतर है इन दोनों में, बस और कोई अंतर नहीं है। यानी रेफरेंस पॉइंट हम जहां पर लेंगे उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि ये साइनोसाइडल है या कोसाइनोसाइडल है। ठीक है, तो और कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। इस तरह से और ढेर सारी करंट्स होंगी, बना सकते हैं ग्राफ, कोई जरूरी नहीं साइनोसाइडल या कोसाइनोसाइडल हो, पर कन्वीनियंट पड़ता है, ये समझाने में सुविधाजनक होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको इसी तरीके से समझते हैं। और अधिकतर जितने फंक्शंस हैं, जब आप फोरियर एनालिसिस या फोरियर सीरीज पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, तो देखेंगे हर एक फंक्शन को हम लोग साइन और कोसाइन के फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, हर एक तरह के फंक्शन को साइन और कोसाइन के फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मेन जो इम्पोर्टेंट ग्राफ है ये यही दोनों पढ़ते हैं, जिसकी मदद से हम लोग समझते हैं अल्टरनेटिंग करंट को। इसके अलावा भी और ग्राफ है, देखो स्क्वायर वेव भी बन सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्टरनेटिंग में स्क्वायर वेव ना बने, ये भी हो सकता है। देखो कुछ इस तरह से स्क्वायर वेव इसको नाम देते हैं, थोड़ा सा ठीक से बने। ठीक है, ध्यान दीजिए, स्क्वायर वेव आपकी कुछ इस तरह से हो जाएगी। देखिए स्क्वायर वेव नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये टाइम और करंट के बीच में जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है वो कुछ स्क्वायर ब्लॉक्स के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इसमें ये सारी लेंथ बराबर है। इस तरह का भी फंक्शन हो सकता है, ट्रायंगुलर वेव भी हो सकती है या कॉम्प्लेक्स वेव भी हो सकती हैं, तो ढेर सारी होती हैं अलग अलग। पर नॉर्मली जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सिंपल आपकी साइनोसाइडल वेव बनाती हैं या कोसाइनोसाइडल वेव बनाती हैं, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाफ साइकिल कौन सा है, देखिए यहां से यहां तक का, यहां से चलो यहां से यहां तक एक कंप्लीट साइकिल बन रही है। ठीक है, ध्यान दो इसमें कोसाइनोसाइडल में। ठीक है, ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये आपका है निगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये निगेटिव हाफ साइकिल है। तो इस तरह से जो हमने यहाँ पे लिखा है, वन हाफ ऑफ द साइकिल ऑफ द करंट इज इंटायरली पॉजिटिव, अनदर हाफ ऑफ द साइकिल इज इंटायरली नेगेटिव। और यहाँ पे डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात हो रही थी। देखिए लगातार इसकी डायरेक्शन जो है
टाइम के साथ साथ अलग अलग हो रही है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। डायरेक्शन कैसे दिखेगी? डायरेक्शन यहाँ से दिखेगी। ये एंगल जो है टी की वैल्यू बदलते जाइए, यहाँ पर ये एंगल जो है ओमेगा टी जो एंगल है आपका वो लगातार बदलता जाएगा। तो अगर किसी भी बॉडी का जो मोशन कर रही हो उसका एंगल बदलता जाए तो उसकी डायरेक्शन भी तो बदलेगी, तभी ना एंगल बदलेगा। हम इस डायरेक्शन में खड़े हैं या इधर हो जाएं मोशन करते हुए या बैकवर्ड हो जाएं पीछे, तो इस तरह से लगातार अगर हमारी डायरेक्शन बदलेगी या एंगल बदलेंगे हम लोग तो डायरेक्शन लगातार बदलती जाएगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ से पता चलता है कि इस फंक्शन से, जिस फंक्शन से ये ग्राफ प्लॉट किया गया है आपका करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का, वो बताता है कि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहे हैं और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, ये पुनः अगेन इसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ये लगातार करते रहते हैं, इसी को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक मोशन कुछ इसी तरह से होता है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, दो तरह के आपके हमने ग्राफ बता दिए हैं। इसी तरह से वोल्टेज के ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे करंट के ड्रॉ किए हमने वैसे ही अल्टरनेटिंग वोल्टेज के भी ग्राफ ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि वो भी बताना है। यहाँ पे देखिए उसको आप इसी तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा। वोल्टेज के लिए भी सेम, जहाँ पे आई टी है वहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, आई टी रिप्लेस हो जाएगा वी टी से और आई नॉट रिप्लेस हो जाएगा वी नॉट से, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। ठीक है, वोल्टेज का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वी नॉट से डिनोट करेंगे हम लोग। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं वोल्टेज के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा लिखा गया है, देखिए ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं या दूसरे सेंस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, दोनों होता है ये। ठीक है, ओमेगा जो है आपका वो एंगुलर वेलोसिटी भी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी डिनोट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ये करंट है आपकी अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपकी लगातार बदल रही है, यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू जो पुटअप करेंगे फार्मूले के लिए, उसमें क्या हो सकता है। देखिए जैसे कोई न्यूमेरिकल जब पूछता है वहां पे हम लोग ये वैल्यू इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे देखो ये तो लगातार बदल रही है, पर कोई इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया जैसे बल्ब हो गया, टीवी हो गई, पंखा हो गया, फैन हो गया, जो टेलीविजन हो गई, तो उसमें जो करंट यूज हो रही है वो कितने अमाउंट की यूज हो रही है वो हम कैसे बताएंगे। देखो वो वैल्यू कितनी अमाउंट की करंट उसमें यूज हो रही है वो पता कैसे चलेगी, या जो हमारा मीटर होगा वो क्या रीड करके बताता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट आपके घरों में आती है, जो ट्रांसफार्मर से आपकी करंट आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों एक ही बात है। होगा क्या कि आपका जो मीटर है आपने लगाया, कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है वो क्या मेजर करता है। यहाँ पे देखो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो लगातार बदल रहे हैं, वो मेजर क्या करेगा, ये समस्या है। तो देखिए वो एवरेज वैल्यू मेजर करता है, वो मेजर एवरेज वैल्यू कितनी होगी वो हम लोग निकालते हैं। ठीक है, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ, यानी जो मीटर है हमारा वो कितने अमाउंट की करंट या वोल्टेज मेजर करेगा वो पता कैसे चलेगी, क्योंकि इसमें लगातार डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदल रहे हैं। तो क्या मान के चलें कि बल्ब हमारा कितने एम्पियर की करंट पे वर्क कर रहा है, या टेलीविजन हमारा कितने एम्पियर की करंट पे काम कर रही है, या कितने वोल्टेज पर काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ एन अल्टरनेटिंग, देखिए ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, हम वोल्टेज का निकाल रहे हैं, आप करंट का भी निकालिएगा, सेम वही प्रोसेस है जो वोल्टेज के लिए किया जाएगा वही करंट के लिए भी होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, सपोज एन
alternating voltage, suppose an alternating voltage which follow the function Vt is equal to V naught sin omega t. ठीक है, सपोज एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज विच फॉलो द फंक्शन Vt इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ग्राफ पीछे बना है, जहां पे करंट था वहां पे वोल्टेज कर देना है। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ the average value of this alternating voltage ठीक है, the average value of this alternating voltage will given by देखिए ये आपकी नोटेशन हो गई। कुछ इस तरह से नोटेशन हम लोग दिखाएंगे एवरेज वैल्यू के लिए। Vt और ये ब्रैकेट लगा है कुछ इस तरह से। ठीक है, डिफाइन कैसे होता है एवरेज वैल्यू? इंटीग्रेशन ऑफ Vt dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, कुछ इस तरह से एवरेज वैल्यू आपकी डिफाइन होगी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। पर यहाँ पे लिमिट जो होगी वो आपको तय करनी है कितनी। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम लोग ये एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 0 टू कैपिटल T, यानी एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए ये वैल्यू इंटीग्रेट करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 टू T जो टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है वो आपका इस इक्वेशन से लिखा गया है। तो इसकी वैल्यू पुट करिए, V नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई 0 टू T डी टी। ठीक है, कुछ ये वैल्यू आगे निकल करके अब हम लोग क्या करें, V नॉट आपका कांस्टेंट है। ठीक है, और साइन ओमेगा टी का हम लोग क्या करते हैं, हियर V नॉट इज कांस्टेंट। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये नहीं बदलती है। इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी डी टी 0 टू T डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू T डी टी। ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया। ध्यान दीजिए, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो क्या आएगा, देखो V नॉट कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस साइन भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, और लिमिट 0 टू T लग जाएगी। डेफिनेट इंटीग्रल आप पढ़े होंगे जरूर, तो इंटीग्रेट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो होल टाइम कितना आएगा, स्मॉल t 0 टू T, कुछ इस तरह से आएगा। इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करें, देखो V नॉट बाई ओमेगा बाहर हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस साइन भी बाहर ले लीजिए, कॉस ओमेगा टी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 0 टू T, यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो कैपिटल T आएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा। कुछ इस तरह की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखिए ओमेगा जो होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, दोनों नाम देते हैं हम लोग इसको, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा जो है आपका, एंगुलर शब्द क्यों आया है, वर्ड जो एंगुलर आया है इसका मतलब रोटेशनल मोशन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए नाम आता है। ओमेगा जो है वो कैसे डिफाइन होता है, 2 पाई बाई कैपिटल T। हियर
ओमेगा इक्वल टू 2π/T, ठीक है, ये वैल्यू होगी। अगर ये वैल्यू हम लोग पुट कर दें यहाँ पे तो आएगा क्या, -V0/ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2π। देखो लिमिट रखने से पहले ही वैल्यू टोटल जीरो हो गई, cos 2π की वैल्यू जीरो होती है, तो ये टोटल वैल्यू है वो क्या आएगी, जीरो। यानी जो एवरेज वैल्यू आप वोल्टेज आई है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वो आपकी जीरो आ गई, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितनी आ गई, जीरो। इसका मतलब इससे काम नहीं चलेगा। हमारा जो मीटर है घर में जो लगा है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर आता है, वो जीरो वैल्यू तो रीडिंग नहीं करता, जो भी अल्टरनेटिंग करंट आती है उसकी कुछ वैल्यू रीडिंग करता है। वो क्या रीड करता है उसको हम लोग देखें, वो रीड करता है मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। वो क्या करता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। वो डिफाइन कैसे है, देखो ये स्क्वायर का एवरेज, ठीक है, वोल्टेज के स्क्वायर का एवरेज है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल वोल्टेज का जो एवरेज था, ये यहाँ पे वोल्टेज के स्क्वायर का एवरेज है, ठीक है। ये स्मॉल नहीं कैपिटल भी है, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। इसके स्क्वायर की एवरेज वैल्यू यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लोग इसके स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। ये वैल्यू मेजर होकर के आती है, इसको निकालें पहले। सबसे पहले तो हमें स्क्वायर निकालना होगा, तो वी स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ध्यान दो, कुछ ये हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये लिमिट हमने पुटअप कर दी है तब की केस में आया, ठीक है। लिमिट पुट करने के बाद ही आया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे रखेंगे टी की जगह कैपिटल टी, और लोअर लिमिट जो रखी जाएगी वो हो जाएगी -cos 0, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है, जल्दी जल्दी में हमने छोटी सी मिस्टेक की है, जो ब्लंडर मिस्टेक है, डायरेक्टली किया, वो गड़बड़ी हम लोगों ने कर दी। यहाँ पे देखो, फिर से कर रहा हूँ, यहाँ पर ये रखा हमने वैल्यू, दूसरी वैल्यू जो निकल के आएगी -cos 0 आएगी, ठीक है। कुछ इस तरह से, एक बार स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखेंगे, cos ओमेगा टी, माइनस एक बार 0 रखेंगे तो cos 0 आएगा। ओमेगा तो हमने यहाँ से निकाल लिया बाहर, W या ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर लिमिट रखी तो t -0, 0 को हमने नहीं लिखा है, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करो, -V0/ओमेगा, जब ये वैल्यू रखेंगे ओमेगा इक्वल टू 2π/T, यहाँ पे आएगा 2π, तो cos 2π की वैल्यू होती है 1, याद रखिएगा मैंने 0 लिख दी गलती से, और -cos 0/T, इसकी वैल्यू होगी 1। यहाँ पे देखो V0/ओमेगा 1, और इसकी वैल्यू होगी -1, और बाई कैपिटल टी, 1 - 1 0 हो जाएगा, तब ये वैल्यू टोटल 0 आएगी, ठीक है। कुछ इस तरह से आएगी, यहाँ पे मिस्टेक हमने कर दी। अब यहाँ पे आ जाइए, स्क्वायर हमने किया इसका, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, ठीक है। अब इसकी एवरेज वैल्यू निकालो। एवरेज वैल्यू कैसे डिफाइन थी, जैसे पीछे हमने डिफाइन किया है, किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी वी स्क्वायर टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी डी टी। कुछ इस तरह से एवरेज वैल्यू डिफाइंड है, ठीक है। ये डिफाइन ही की गई कुछ इसी तरह से। एवरेज वैल्यू होती क्या, देखो यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन कंप्लीट साइकिल वी स्क्वायर टी, उसको 0 टू कैपिटल टी, फिर रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, वही तो एवरेज वैल्यू आएगी। कुछ इसी तरह से ये है, एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 टू टी इसको इंटीग्रेट करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल कितना टाइम पे ये वैल्यू लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखो छोटी सी मिस्टेक फिर से हमने कर दी, नहीं नहीं ठीक ठीक है,
कुछ इस तरह से डिफाइन है। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे v² की वैल्यू रखें 0 to t, v² कितना है v0² sin स्क्वायर ओमेगा t dt डिवाइडेड बाई 0 to t dt करेंगे तो ये कैपिटल T आएगा, ठीक है, जो पिछले केस में था वही होगा। v0² भी यहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, क्या आएगा 0 to t sin स्क्वायर t ओमेगा t dt, ठीक है, बाई कैपिटल T है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है वो निकालने के लिए पहले साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करेंगे हम लोग cos 2 थीटा cos के सिंपल फॉर्म में, यानी स्क्वायर हटाएंगे। cos 2 थीटा क्या होता है, देखो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1 - cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है, ये वैल्यू यहां पे रख दो, क्या हो जाएगा 1 - cos 2 ओमेगा t बाई 2 dt, ठीक है, कुछ इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। देखो v0² बाई t, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे हम लोग दो पार्ट में इंटीग्रेशन को ब्रेक कर रहे हैं, 0 to t ये 1/2 dt माइनस 0 to t cos 2 ओमेगा t बाई 2 dt, कुछ इस तरह से दो पार्ट में इस इंटीग्रल को ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करिए v0² बाई 2, ये वैल्यू आएगी, ठीक है, ध्यान दीजिए टोटल वैल्यू इंटीग्रेट करने के बाद ये आएगी, और उसको हम लोग किधर कर रहे हैं, यहां पे कर ले रहे हैं। देखो ये क्या हो जाएगा v0² बाई t 0 to t 1/2 dt है, 1/2 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, 0 to t dt कितना होता है t, यानी क्या होगा t/2 माइनस, यहां पे देखो 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और क्या होगा आपका 1/2 तो बाहर आ गया, cos 2 थीटा है, cos 2 ओमेगा t है, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2 ओमेगा t, यहां पे क्या लिखी जाएगी वैल्यू sin 2 ओमेगा t, ठीक है, ये वैल्यू होगी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, ठीक है, ये डिवाइड में चला जाएगा और लिमिट कहां से लगेगी 0 to t, कुछ इस तरह से वैल्यू होगी, ठीक है, v0² बाई t t/2 माइनस 1/2, देखो यहाँ पे एक बार कैपिटल T वैल्यू रखिए तो हो जाएगा sin 4π, ठीक है, और एक बार 0 रखेंगे तो sin 0, दोनों की वैल्यू होगी 0, ये केवल t/2 आएगा, यहाँ पे v0² बाई t इंटू t/2 क्या आएगा v0² बाई 2, जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ये वैल्यू आगे निकल करके नेक्स्ट पेज में चलिए, v² जो आपका आया है वो कितना आ गया v0² बाई 2, ठीक है, इसका रूट ले लीजिए जिसको बोलते हैं VRMS, कुछ इस तरह से नोटेशन देते हैं इसका v² बाई t, इसका रूट ले लेंगे तो v0 हो जाएगा और ये बाई √2 आएगा, ठीक है,
और ये होगी वैल्यू VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज V0 बाई √2। कुछ इस तरह से डिफाइन होकर के आएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये वैल्यू आपकी निकल करके आएगी। और इसी तरह से करंट को निकालेंगे। सिमिलरली IRMS कितना होगा, ये भी होगा I0 बाई √2। कुछ ये वैल्यू आएगी करंट की। ठीक है, कुछ इसी तरह से वोल्टेज की वैल्यू आएगी और इसी तरह से करंट की भी वैल्यू आपकी डिफाइन होगी I0 बाई √2। यही दोनों वैल्यू आपका मीटर जो है घर का या कोई भी मीटर हो जो अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करता है, ये वैल्यू मेजर करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसाइडल। साइनोसाइडल जो आपकी अभी साइन ग्राफ को फॉलो कर रही थी, साइन फंक्शन को, उसको बोलते हैं साइनोसाइडल वोल्टेज एंड करंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसाइडल वोल्टेज एंड करंट बाय रोटेटिंग वेक्टर्स। देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यानी साइनोसाइडल वोल्टेज और करंट जो हमने ग्राफ बनाया है, इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अद्भुत बात है, जो आपकी करंट और वोल्टेज होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ये हम लोग जानते हैं। करंट और वोल्टेज है जो दोनों स्केलर क्वांटिटी है, पर उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वोल्टेज और करंट को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। कौन से वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा करते क्यों जानते हैं, ऐसा करने पर जो स्टडी है, एनालिसिस है आपकी, इलेक्ट्रिकल एनालिसिस, जिसमें वोल्टेज और करंट को हम लोग और डीप में स्टडी करेंगे, रजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट या कॉम्बिनेशन में जो भी सर्किट बन के आएगी उसमें, वो स्टडी करने में आसानी होती है ये एजम्पशन लेने पर। ठीक है, एक तरीके का एजम्पशन है, उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए वेक्टर के बारे में हम क्या जानते हैं। अ वेक्टर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में। अ वेक्टर, वेक्टर ए इज स्पेसिफाइड बाई, अब वेक्टर ए इज स्पेसिफाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए कोई वेक्टर कैसे दिखाया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, यही तो होता है, एंड डायरेक्शन। कोई वेक्टर आपका कुछ इसी तरीके से डिसाइड किया जाता है, स्पेसिफाइड किया जाता है। द मैग्नीट्यूड कैन बी अल्टर्ड, द मैग्नीट्यूड जो है आपका, मैग्नीट्यूड कैन बी अल्टर्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ, देखिए द मैग्नीट्यूड कैन बी अल्टर्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी। किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड आपका बदल जाएगा। किसी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करिए, उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। ठीक है, या स्केलर नंबर। ठीक है, विदाउट अल्टरिंग, विदाउट अल्टरिंग इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन वही रहेगी, मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, विदाउट अल्टरिंग डायरेक्शन। ठीक है, कैसे कोई वेक्टर ए है, उसमें क्या करें, के से मल्टीप्लाई कर दे, के इंटू वेक्टर ए हो जाए। देखिए डायरेक्शन तो वही होगी इसकी, पर मैग्नीट्यूड जो है वो बदल जाएगा, के अमाउंट से मल्टीप्लाई होकर के कुछ और हो जाएगा। ठीक है, ये बात कही जा रही है। अ कन्वीनियंट मेथड, देखो बदलना किसको, हमें डायरेक्शन को, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो बदल रही है। अ कन्वीनियंट, या वोल्टेज की, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की जो है वो डायरेक्शन बदल रही है। अ कन्वीनियंट मेथड
ऑफ अल्टरिंग ओनली द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड न बदले। अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ अल्टरिंग ओनली डायरेक्शन, a convenient method of altering only direction of the vector can also found out। देखिए, मैग्नीट्यूड जो किसी वेक्टर का बदलने के लिए बहुत आसान था, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे, पर उसकी डायरेक्शन कैसे बदलेगी ये नहीं समझ में आ रहा था, पर इसको भी आसानी से खोजा गया, बताया गया। वो क्या है, देखो, लेट कैपिटल J बी सच दैट कैपिटल J into A is a vector। ये कंसिडरेशन है, देखो, ये कुछ इस तरह का कंसिडरेशन है कि जे कोई अल्फाबेट है सिंपल, वो किस तरह का अल्फाबेट है कि J इंटू ए मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर में तो क्या हो जाए, ये वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहे एज वेक्टर ए। ठीक है, यानी J से मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर ए में, उसका मैग्नीट्यूड वही हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, बट rotated in the positive, rotated in the positive anti-clockwise direction, anti-clockwise डायरेक्शन। ठीक है, यानी J ऐसा लेटर है वो क्या काम कर रहा है, वेक्टर को पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, कितने से, बाई एन एंगल। ध्यान दीजिएगा, एक बीच बीच में कैपिटल लेटर इस्तेमाल हो रहा है, उसको स्मॉल ही लिखिएगा, बाई एन एंगल पाई बाई 2, यानी 90 डिग्री पॉजिटिवली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहा है। कैसे, देखो, जैसे मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है आपकी कुछ इस तरह से, ठीक है, देखो कोई स्ट्रेट लाइन आपकी है कुछ इस तरह से, ठीक है, कोई वेक्टर है आपका, वो क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन में है वो वेक्टर, मान लेते हैं वेक्टर ए है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर हम लोग इसमें J से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज, देखो जो हमारी क्लॉक है उसका जो निडल है वो जो मोशन करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यानी ऐसे, और पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज या पॉजिटिव डायरेक्शन कहें इसको, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करते हैं, ठीक है। ये पाई बाई 2 मूव करके यहां पे हो जाए, यानी J इंटू वेक्टर ए जो हो वो कुछ इस तरह से, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, देखो फिगर ध्यान से, रिप्रेजेंटेशन जो है आपका कुछ इस तरह से हो जाए, ठीक है। ये कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, J ऐसा लेटर है कि इसमें मल्टीप्लाई करें वेक्टर ए में तो डायरेक्शन जो है वो बदल जाए, कितनी बदल जाए,
ध्यान दीजिए, फिर से हम शेप बना रहे हैं। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई हमारी शेप में। क्या मिस्टेक हुई है देखो, जैसे कोई वेक्टर है, मान लो ये कुछ इस तरह से, उसकी डायरेक्शन आपकी है ऐसे वेक्टर है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करें, जे से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये वेक्टर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, ठीक है। कितना रोटेट कर जाएगा, ये जो वेक्टर है आपका वो 90 डिग्री रोटेट होकर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाएगा। कितना हो जाएगा देखो, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से रोटेट हो गया है आपका। ओह, बनाने में गड़बड़ी हो जा रही है। चलो सिंपल इसी से बनाते हैं, ये अच्छा रहेगा। जैसे कोई वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, यही ठीक है। वेक्टर ए आपका, इसमें जब हम लोग जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसकी डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री रोटेट हो रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जे इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन हम करें, पर मैग्नीट्यूड जो इस वेक्टर का है वो सेम है, पर डायरेक्शन केवल बदल रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, डायरेक्शन केवल बदल रही है, ठीक है। ये हो रहा है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड जो है आपका वही है, डायरेक्शन क्या हो रही है, 90 डिग्री रोटेट कर जा रही है, ठीक है। एक बार और इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ठीक है। यानी कोई वेक्टर ए है, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया जे से, तो क्या हो गया, जे इंटू वेक्टर ए। एक बार और मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर इंटू वेक्टर ए। और जे स्क्वायर कैसे डिफाइन है, हियर जे स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस इंटू वेक्टर ए, ठीक है। कुछ इस तरह से, कैसे, इसमें जे से और मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर इंटू ए। और ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा देखो, ये डायरेक्शन जो होगी इसकी, वो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज π/2 एंगल से। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये डायरेक्शन अगर मैग्नीट्यूड वही है तो ये क्या है, माइनस वेक्टर ए की डायरेक्शन है ना। इसका मतलब जे स्क्वायर ए जो है आपका वो माइनस वेक्टर ए के बराबर है। और यहाँ पे जे स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी है, -1 होगी, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, जे ऐसा लेटर है, अगर किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई करें तो उसकी डायरेक्शन को π/2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे रहा है। हमने वेक्टर ए में मल्टीप्लाई किया, जे इंटू वेक्टर ए हो गया। कुछ इस तरह से डायरेक्शन बदल गई, पर मैग्नीट्यूड अभी भी वही है। फिर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाए, जे स्क्वायर ए बन जाए, मान लो ये है, ठीक है। पर देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन फिर से π/2 बदल गई एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसी डायरेक्शन में, ऐसे हो गया। पर देखा जाए तो क्या दिख रहा है, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और ये जे स्क्वायर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, इसके जस्ट अपोजिट है, मैग्नीट्यूड वही है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस वेक्टर ए से, ठीक है। जो ये वेक्टर है आपका वो क्या लिखा जाएगा, माइनस वेक्टर ए से लिखा जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन केवल अपोजिट है, मैग्नीट्यूड वही है, तो क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। इसका मतलब जे स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होगा, और जे क्या होगा, √-1 आएगा, ठीक है। ये हो गया, जे जो होगा वो √-1 हो गया, ठीक है। द इमेजिनरी नंबर, और किसी भी निगेटिव क्वांटिटी का रूट निकाला जाए तो इमेजिनरी नंबर आता है। द इमेजिनरी नंबर, देखो द इमेजिनरी नंबर, द इमेजिनरी नंबर √-1 हैज दस अ फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, केवल ये नंबर ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ द एन ऑपरेटर। यानी ये किस तरह का काम कर रहा है, ऑपरेटर का काम कर रहा है। ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी क्वांटिटी में कुछ ना कुछ चेंजिंग लाने की कोशिश करता है, कोई भी ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, किसी वेक्टर में लग रहा है तो उसकी डायरेक्शन रोटेट कर दे रहा है, ठीक है।
ऑपरेटर उसी को बोलते हैं कि किसी भी क्वांटिटी में इसको इस्तेमाल किया जाए तो कोई न कोई चेंजिंग हमें देखने को मिले, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है, यानी कोई न कोई ऑपरेशन हो रहा है वहां पे, कुछ चेंजिंग आए, हो सकता है वैल्यू वही की वही रह जाए, कोई भी चेंजिंग ना आए, उसको बोलते हैं नल ऑपरेटर या आइडेंटिटी ऑपरेटर, जिसमें कोई चेंजिंग ना आए। पर ऑपरेटर क्या करता है, जनरली किसी वैल्यू पर अप्लाई होता है तो क्या करता है ऑपरेटर का केस ये है कि मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, किसी भी फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड तो वही होगा पर डायरेक्शन अब बदल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ये काम है इस ऑपरेटर का, मैग्नीट्यूड वही होगा, डायरेक्शन आपकी बदल गई है π/2 से, ठीक है। द नंबर एज सच एज, जो ये नंबर है इसका कोई अपना खुद का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, पर ये जब ऑपरेट होगा किसी वेक्टर पे तो क्या करेगा, उसको π/2 डिग्री रोटेट कर देगा, ठीक है, ये बात कही जा रही है। अब देखो यहां पे इसी तरह से हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेते हैं रियल और इमेजिनरी का, ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है। एक होगा रियल एक्सिस और इसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट निकल के आएगा यहां से रियल और इमेजिनरी एक्सिस का, ठीक है, वो क्या होगा देखो, दिस ऑपरेटर, यहां पे लिखना आप, दिस ऑपरेटर व्हेन अप्लाइड ऑन ए वेक्टर it rotates the direction of vector by angle π/2 in anti-clockwise direction, ठीक है, जो लेटर जे था उसकी वैल्यू √-1 आई है और ये एक तरीके का ऑपरेटर है जो किसी भी वेक्टर पर अप्लाई किया जाए तो उसकी डायरेक्शन को π/2 से रोटेट कर दे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। दिस रिजल्ट, देखो यहां से ये जो रिजल्ट निकल के आ रहा है यहां से वो एक नई आइडिया को क्रिएट कर रहा है, दिस रिजल्ट वो क्या कर रहा है, एक नया आइडिया दे रहा है हमें, दिस रिजल्ट इज ए न्यू एक्सिस सिस्टम, दिस रिजल्ट्स, यहाँ पे यस लिखिएगा, दिस रिजल्ट्स इन ए, इज ए नहीं है, इन ए न्यू एक्सिस सिस्टम वेयर all real vectors are plotted as abscissa and imaginary vectors as ordinate. The corresponding plane being a complex plane, being a complex
प्लेन। ठीक है, यहां पे देखो ये जो रिजल्ट निकल के आया है इसने क्या किया, एक नया आइडिया दिया हमें। ठीक है, यहां से हमें एक नया आइडिया मिला कि हम लोग जितने रियल पार्ट्स हैं किसी वेक्टर के उसको एक एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें, उसको बोले एक्सिसा। ठीक है, इसको एब्सिसा बोलते हैं। और जितने इमेजिनरी पार्ट हैं उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, यानी जो जे से मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है वेक्टर ए, ये इमेजिनरी नंबर है एक तरीके का। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है, इसको ऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, और इस प्लेन को, जो प्लेन इन दोनों को कंटेन कर रहा है इन लाइन को, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, अब किसी वेक्टर को देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एनी वेक्टर वेक्टर आर in the complex plane, any vector r in the complex plane has a real part, यानी इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई वेक्टर r है, उसमें क्या होगा, कोई कुछ ना कुछ रियल पार्ट होगा, वेक्टर r cos थीटा। ठीक है, एंड एन इमेजिनरी पार्ट, ये पार्ट लिखा हमने, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें, बीच बीच हो गया। एन इमेजिनरी पार्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर साइन थीटा। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई वेक्टर है where vector r is the magnitude, where mod of vector r is the magnitude of the vector and theta is the angle between the vector, is the angle between the vector and real axis, ठीक है, ये समझते रहिएगा। यहाँ पे कोई वेक्टर आर जो है, मान लेते हैं कुछ इस तरह से है वेक्टर आर, कोई इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो रियल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका रियल पार्ट कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कॉस थीटा, और इमेजिनरी पार्ट निकल के आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर साइन थीटा। करते क्या है, इसके टिप पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको आर कॉस थीटा बोलेंगे, और यहाँ पे ऑर्डिनेट पे जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको आर साइन थीटा बोलेंगे। ये इमेजिनरी पार्ट होगा और ये रियल पार्ट होगा इस वेक्टर का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बस अब इस वेक्टर को लिखेंगे कैसे, वेक्टर आर कैसे लिखा जाएगा, देखो इसका रियल पार्ट वेक्टर आर कॉस थीटा प्लस जे इंटू वेक्टर आर साइन थीटा, क्योंकि जो उस एक्सिस पे लिखा गया है वो जे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी वेक्टर को इसी तरह से लिखेंगे ना, क्योंकि ये पार्ट 90 डिग्री रोटेट करके है। ये वेक्टर, इसके दो पार्ट है, एक रियल एक्सिस पे वेक्टर आर कॉस थीटा और वेक्टर आर साइन थीटा क्या 90 डिग्री रोटेटेड है, यानी जे से मल्टीप्लाई करें तो पता चलेगा कि ये 90 डिग्री रोटेशन में है। ठीक है, इसीलिए जे से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा जाएगा वो। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या करें, थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, तो वेक्टर आर जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर आर जो है आपका मॉड ऑफ आर को कॉमन लीजिए, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, कुछ इस तरह से लिख दिया जाएगा। ठीक है, या मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसको बोलते हैं ई टू द पावर जे थीटा। ठीक है, कुछ इस तरह से वेक्टर आर का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में। किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा, ये पार्ट इमेजिनरी आएगा और ये रियल होगा। ठीक है, यहाँ पे आप जान रहे हैं थीटा जो है आपका वो है एंगल, और मॉड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो है वो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यहां तक रिप्रेजेंटेशन हमारी दिख रही है। ठीक है, इसी तरह से अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं,
वोल्टेज और करंट का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज और करंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखो, if the vector is rotating, कोई रोटेटिंग वेक्टर है, एंगल थीटा will be time dependent। रोटेटिंग वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी कि जो एंगल है उसका वो टाइम डिपेंडेंट होगा। ठीक है, यानी थीटा जो है टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार बदलेगा, इसीलिए उस वेक्टर को रोटेटिंग वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, कंसीडर अ वेक्टर v, नाउ कंसीडर करिए, कंसीडर अ वेक्टर v ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। देखिए, कंसीडर अ वेक्टर v ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड v नॉट, कोई वेक्टर v है जिसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है v नॉट, रोटेटिंग इन द पॉजिटिव, रोटेटिंग इन द पॉजिटिव सेंस और एंटी क्लॉकवाइज, रोटेटिंग इन द पॉजिटिव सेंस और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पॉजिटिव सेंस का मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, with a uniform angular velocity ओमेगा। ठीक है, देखिए कोई वेक्टर v है जिसका मैग्नीट्यूड v नॉट है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर v इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन will be, देखिए इस वेक्टर v का कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा आपका, कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसे बनाएंगे, एक एक्सिस आपकी रियल होगी और एक इमेजिनरी। ठीक है, इसको बोल दीजिए रियल एक्सिस, हमने डिफाइन किया हुआ है, एब्सिसा जो है उसको रियल एक्सिस बोलेंगे और जो ऑर्डिनेट है आपका उसको इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, यहां पे कोई वेक्टर है v जो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी ये टाइम डिपेंडेंट वेक्टर है, वेक्टर v t। ठीक है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, जो एंगल आपका बन रहा है थीटा रियल एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या है, लगातार टाइम बदल रहा है। इस एंगल को कैसे लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इस एंगल को। ठीक है, देखिए अब इसका अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट पूछा जाए किसी टाइम t पर कैसे निकलेगा, इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे रियल एक्सिस पर, कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू v नॉट कॉस ओमेगा t, और इमेजिनरी एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेंगे तो कितना आएगा, v नॉट साइन ओमेगा t। इसी तरह से हमने पिछले केस में आपको दिखाया था, देखिए यहां पे जो वेक्टर था वेक्टर r, उसका रियल एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना है और इमेजिनरी एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना है, ये इस तरह से डिफाइन था। अगर कोई वेक्टर टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है लगातार, या उसका एंगल बदल रहा है या रोटेट कर रहा है, तो कुछ इस तरह से वो भी किसी टाइम t पर हमको उसे ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, उस वेक्टर को। ठीक है, रोटेटिंग वेक्टर का सेंस ये है कि ये लगातार रोटेट कर रहा है, कुछ इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका ये एंगल है वो किसी टाइम पर लिखा गया ओमेगा टी, ये फिक्स नहीं है, ये वेक्टर इस पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है। ठीक है,
तब का केस लिया गया। तो इस वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो दिस वेक्टर, दिस रोटेटिंग वेक्टर कैन बी written in the form of, देखो इस वेक्टर v2 को कैसे लिख सकते हैं, v नॉट e टू द पावर j ओमेगा t। कुछ इस तरह से इस वेक्टर को हम लोग डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि पीछे हमने देखा कोई वेक्टर अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई वेक्टर r है उसको कैसे डिनोट किया है, कुछ इस तरह से। देखो वेक्टर r इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r e टू द पावर j थीटा। यहां पर देखो ये वेक्टर vt है, एंगल इसका क्या है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है, तो थीटा की जगह पे आ जाएगा ओमेगा टी, और मैग्नीट्यूड जो है इसका v नॉट है, मैक्सिमम वैल्यू वो मॉड ऑफ r की जगह वो लिख दिया जाएगा, ठीक है। यानी कोई रोटेटिंग वेक्टर जो है आपका उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वोल्टेज यहाँ पे हमने स्पेसिफाइड किया है वोल्टेज को। इसी तरह से आप करंट के बारे में लिख सकते हैं, करंट भी इसी तरह से, अगर रोटेटिंग करंट है यानी करंट की वैल्यू बदल रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो कैसे लिखी जाएगी, आई टी इक्वल टू वेक्टर आई टी आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी, ठीक है। कुछ इस तरह से लिख दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा जो आपके वोल्टेज और करंट है दोनों स्केलर क्वांटिटी होती हैं, पर यहाँ पे हम उसको वेक्टर एज अ वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट के केस में जो स्टडी की गई है वो ये बताती है कि वेक्टर एजम्पशन लेने पर कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसमें जो एनालिसिस हम लोग करेंगे वेक्टर एजम्पशन से करेंगे तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे वेक्टर एजम्पशन लिया गया है। पर ओरिजिनली जो आपकी इस वोल्टेज और करंट है वो दोनों की दोनों स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहीं पे हम लेक्चर एंड कर रहे हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में वोल्टेज और करंट कैसे रोटेट करता है या कैसे उसकी वैल्यू बदलती है, ठीक है। ग्राफ से भी समझेंगे, वेक्टर डायग्राम भी बनाएंगे और साइनोसाइडल ग्राफ भी देखेंगे उसका, ठीक है। थैंक यू।